इसके लिए मेरे एक मित्र हैं, डॉक्टर पी नाम है उनका, वियतनाम में वो प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज में। तो वो जो पढ़ाते हैं तो किस तरह से पढ़ाते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक नमूना दिखाना चाहता हूँ, तो आपको सब बात समझ आ जाएगी। वो मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो जैसे पढ़ाते हैं कि ब्लड प्रेशर की एक दवाई है एंड द बेस्ट मेडिसिन इज डायबिटिक, जो आपको पेशेंट को देना है। ये मेडिकल कॉलेज की क्लास मान लीजिए आप, 2 मिनट की क्लास है। क्लास को जैसे शुरू होती है कि आज हम पढ़ाने वाले हैं अबाउट द ब्लड प्रेशर मेडिसिन एंड व्हाट द मेडिसिन व्हिच कैन हेल्प यू टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, दैट इज डायबिटिक। लेकिन जब आप डायबिटिक देंगे तो उसके कुछ साइड इफेक्ट तो होंगे ही। साइड इफेक्ट होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, इंपोर्टेंसी हो सकती है, नॉर्मल रिदम हो सकता है, पैल्पिटेशन हो सकता है, नॉजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है। लेकिन इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा कोई आता है पेशेंट बोल के कि मेरे को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इंपोर्टेंसी होगी, उसकी भी दवाई है हमारे पास एंड दैट इज हम उसको व्याग्रा दे देंगे। लेकिन व्याग्रा कर देंगे तो उसका भी साइड इफेक्ट है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, रनिंग हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं, इसकी भी दवाई हमारे पास है और हम उसको हेडेक का पैरासिटामोल दे देंगे। लेकिन पैरासिटामोल अगर देंगे तो हो सकता है उसकी भी दिक्कत, साइड इफेक्ट तो कुछ होंगे ही, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, उसकी भी हमारे पास दवाई है ज़ेंटेक, हम ज़ेंटेक दे देंगे। लेकिन ज़ेंटेक देंगे तो उसकी भी कुछ साइड इफेक्ट तो होगा ही, और वो पेशेंट दोबारा से वापस आएगा, बोलेगा मुझे इंसोम्निया हो गया, नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। लेकिन डोंट वरी, उसकी भी दवाई हमारे पास है और वो दवाई हम उनको दे देंगे। तो इस तरह से आप समझिए कि कैसे खेल आगे चलता रहता है और चलता रहता है, चलता रहता है। तो बोलने का दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं, ये सबको पता है, लेकिन यहाँ पे खास बात क्या समझ में आई? हाँ, ये एक चेन है। सबसे पहली दवाई जो शुरू की गई वो भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है कि नहीं है, यही एक सवाल है। फिर वो दवाई शुरू की गई, उससे कुछ साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में हुए, यानी कि दूसरी बीमारी होगी। फिर उसके लिए दवाई दे दी गई। पहली दवाई बंद नहीं की गई जिसके लिए कारण बीमारी हुई, उसके लिए दवा देगी। फिर पहली और दूसरी दोनों दवा के कारण कोई बीमारी हो रही है, फिर उसकी दवाई दी जा रही है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। दो आज एक पेशेंट मेरे पास बैठे हुए थे, उन्हें उनके एग्जांपल से ही मैं बता देती हूँ। एक पेशेंट को एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन लगता है। जितनी बार आप एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन लगाएंगे आपका यूरिया बढ़ाएगा। एक पेशेंट पेन 40 या कुछ भी एसिडिटी की दवा खा रहा है खाली पेट रोज, ठीक है। उस पेशेंट का धीरे धीरे करके आयरन का एब्जॉर्प्शन, यानी कि हमारे भोजन में जो हम खाना खा रहे हैं उसमें से आयरन लेने की क्षमता कमती जाएगी। धीरे धीरे होगा क्या? एनीमिया, उसका ब्लड कम हो जाएगा। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर डॉक्टर क्या करेंगे? आपको बोलेंगे मुझे सांस चढ़ रही है, कमजोरी लगती है। तो डॉक्टर क्या बताएंगे? अच्छा टेस्ट करा लीजिए, आपका हीमोग्लोबिन कम है, इसकी ये गोली लिख देंगे। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि जो गोली आप पहले खा रहे हो उसके कारण आपके खाने में से आपकी बॉडी आयरन नहीं ले पा रही है, जिस वजह से आपको एनीमिया। तो ये इस तरह से एक चेन है। कुछ भी चीज दवाई दवाई होती है, दवाई मिठाई नहीं होती है। इस बात को याद रखना कि हम रोज खाने के बाद उसको खा लेंगे। दवा को तब खाना है जब उसकी जरूरत है, और वही दवा खानी है जिसके लिए पहले तो ये भी देखना जरूरी है कि दवा खाने की जरूरत है भी कि नहीं। तो अभी दूसरा, अभी इसका अगले पार्ट पे चलते हैं। हम लोग, डॉक्टर विश्वरूप भी, आचार्य जी भी, सभी लोग बार बार यही बोलते हैं कि दवाइयां मत खाइए, दवाइयां मत खाइए। लेकिन दवाइयां खाने नहीं खाएंगे तो करेंगे क्या, ये किसको पता है? तो उसका सोल्यूशन भी बताना पड़ेगा, तभी तो उधर से हटके हम दूसरी जगह जाएंगे, है ना। तो ये जो आज बात होने वाली है ये वही सोल्यूशन की बात है कि उन कंडीशंस में, इनमें से कुछ कंडीशंस जो सबसे पहले आपने सुनी, जिन लोगों ने वीडियो देखा, पहला जो वीडियो था उसमें क्या था? उसमें क्या था? हाँ जी, सीपीआर थी। कब देते हैं सीपीआर? जब कोई बेहोश होकर गिर जाता है, वो जिंदा भी हो सकता है, तो जिंदा व्यक्ति को थोड़ी सीपीआर देनी है। डॉक्टर विश्वरूप ने यह भी बताया कि कब देनी है। इस दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है? मौत है। तो जब कोई मर जाए तब सीपीआर करते हैं। जब कोई अचानक से मर जाए तब सीपीआर करते हैं। जब कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, हार्ट फेल हो गया, एकदम से बिजली चली गई टोटल,
तो इसमें भी अब दो चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत है। एक है हार्ट फेल, जिसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं मेडिकल भाषा में। दूसरा है हार्ट अटैक, जिसमें कि पेशेंट बताएगा मेरे को दर्द हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन बढ़ गई, कम हो गई, कुछ भी, पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा, है ना, बहुत तेज दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, हाथ में जा रहा है, तो वो कंडीशन हार्ट अटैक की होती है। और हार्ट फेल यानी बैठे बैठे बात करते करते निकल लिए, ठीक है। तो वो जो कि पीछे पीछे 1-2 साल में हमने देखा कि ये बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। वो क्यों बढ़ रहा है, ये एक अलग प्रश्न है, किस वजह से बढ़ रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे। जो जो दवाई दी गई, जो इंजेक्शन दिया गया एक बहुत बड़ी बीमारी बना के उससे बचाने के लिए, उसकी वजह से 40 से 45 साल के लोग बैठे बैठे उनकी मौत हो रही है, कुछ भी करते हुए, कोई खाना खा रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कहीं पर भी। बच्चों को दिल की बीमारियां, किडनी की बीमारी, बड़ों को भी, सबको, ये एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया वही दवाई की साइड इफेक्ट की वजह से। मैं नाम नहीं लूंगी, नहीं तो वीडियो ब्लॉक कर देते हैं अगर नाम लेंगे तो। अभी बात करते हैं हार्ट फेल की। हार्ट फेल एक वो कंडीशन होती है जहां दिल एकदम से धड़कना बंद कर गया। दिल धड़कना बंद कर गया तो ब्लड का सर्कुलेशन चलना बंद, और तुरंत से मौत हो गई, ऐसे होता है ना। उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं बताइए। आपके सामने बैठे बैठे कोई गिर गया तो क्या करते हैं? सीपीआर तो आज याद आ गई ना वीडियो देख के, या आपको याद है? बाकी लोग क्या करते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं? एम्बुलेंस बुलाते हैं। उससे पहले भी एक काम हम करते हैं, वो पहले तो खुद हार्ट अटैक होने वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं, चिल्लाते हैं, फोन मिलाते हैं, पड़ोसियों को आवाजें लगाते हैं, और वो टाइम वेस्ट हो जाता है जो उसको बचाने के लिए लगाना था। तो जो डॉक्टर विश्वरूप ने अभी बताया, उन्होंने ये बोला कि जो पहले 4 मिनट एट डेथ के बाद अगर उसके बीच में ही आपने ये शुरू कर दिया तो आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, ठीक। और ये तब तक करते रहना जब तक मेडिकल हेल्प नहीं पहुंच जाती। एम्बुलेंस बुलाएं, पड़ोसियों को बुलाइए, फोन मिला के रख दीजिए स्पीकर पे करके, लेकिन खुद उस व्यक्ति को, या वो आप 4 मिनट के बाद भी कर सकते हैं, वो आप उस 4 मिनट के बाद भी कर सकते हैं। तो ये कैसे पता चले कि जो बंदा एकदम से गिर गया है वो, पहले तो ये कि उसको सीपीआर देना भी है कि नहीं देना। तो इसको जानने के लिए हमने सबसे पहला तरीका क्या है देखने के लिए कोई जिंदा है कि नहीं? नब्ज देखते हैं। नब्ज तो बेहोश होके गिर गए तब भी नहीं मिलेगी, एकदम से बीपी फॉल कर गया तब भी नहीं मिलेगी, या जिसको पता ही नहीं है नब्ज ढूंढेंगे, वो यहाँ देख रहे हैं कि इधर देख रहे हैं, यही नहीं पता चलेगा। सांस से, नाक से सांस, हवा से, नहीं तो पेट की मूवमेंट आप देख सकते हैं। सांस अगर ले रहा है व्यक्ति तो वो जिंदा है। जिंदा व्यक्ति को कंप्रेशन नहीं देना, ठीक। नंबर 1 ये। नंबर 2, पल्स चेक करनी है। पल्स चेक करनी है, आप उसको डीप पिंच करके रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं। डीप पिंचिंग से रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं, जोर से उसको देखेंगे वो या आवाज देंगे तो वो रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत होती है उसकी बॉडी में हरकत। ये भी एब्सेंट हो सकती है अगर व्यक्ति को किसी और वजह से भी बेहोशी आई है तब भी, जैसे एकदम से शुगर लो हो गई या ब्रेन हेमरेज हो गया, उस स्थिति में भी ये एब्सेंट हो सकता है। लेकिन जो पल्स है, जब तक हार्ट, जब तक दिल धड़कता रहेगा तब तक सब सही है, तब तक बंदे के जिंदा होने की उम्मीद बनी रहती है, ठीक। क्योंकि जब दिल धड़कना बंद हो गया, खून का दौरा चलना बंद हो गया, तो ब्रेन को ब्लड जाना बंद हो गया। ब्रेन डेड तो सब डेड, ठीक है। एकदम से सब सब कुछ बंद हो जाएगा ऑल ऑफ अ सडन ही। तो वो जज कैसे करना है, यहाँ पे आपकी एक पल्स रहती है, ये जो बीच की हड्डी है इसके साइड पर देखिए, देखिए देखिए, जल्दी जल्दी कीजिए। मिल गया? इधर इधर नहीं मिला आपको? आप भी देखिए सर, मिल गया ना? बधाई हो, आप जिंदा है। तो ये देखना है पेशेंट का, तो इससे पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति जिंदा है
या उसकी डेथ हो गई है। ठीक, जब आपको ये नहीं मिलेगा तो तुरंत से कार्डियक कंप्रेशन शुरू करना है, लेकिन वो कहाँ करना है और कैसे करना है ये समझने वाली बात है। ठीक है, सबसे पहली स्लाइड ऑन करो, पहली स्लाइड चलाओ। चेस्ट के बीचों बीच, बिल्कुल चेस्ट के बीचों बीच अगर दोनों निपल्स को मिला देते हैं और जो चेस्ट के बीचों बीच ये हड्डी रहती है इनको मिला देते हैं, तो जहां ये मिलते हैं उस पॉइंट पर अपनी हथेली का ये भाग रखना है, ये। ठीक है, ये हमने पहले तो पेशेंट को सीधा लिटा ले एकदम, उसके बाद पॉइंट लोकेट करने की कहां पे, जैसे वो बना हुआ रेड वाला डॉट, थैंक यू। पेशेंट के सीधे हाथ की तरफ रहना है। जैसे ही हाथों को देखिए, एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियों को ऐसे लॉक कर लीजिए। आपका कोई भी हाथ नीचे या कोई भी ऊपर हो सकता है, जिससे हाथ से भी आप काम लेते हैं। कूनियां बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। कंप्रेशन करते हुए भी ये ही नहीं करना है, मूवमेंट कंधों से होनी चाहिए आगे। कूनियां ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए, पूरा जोर हमारे कंधों से लगना चाहिए। बैठ के दिखाओ, बैठने का तरीका पैर मोड़ के इस तरह से आप बैठेंगे, पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी, हथेलियों का ये हिस्सा बिल्कुल उस पॉइंट पे रखना है बीचों बीच, दबाना मत भाई और आपको तुरंत से कंप्रेशन शुरू कर देना है। तो ये एक मिनट पहले ये दिखाऊं, ये जो बॉक्स है इसको कोड ब्लू ट्रेनर कहते हैं। ये बॉक्स ऑनलाइन मिल जाता है, डॉक्टर विष्णु की साइट पर भी मिल जाएगा। इसको कहते हैं कोड ब्लू ट्रेनर। तो ये समझ लीजिए कि ये इंसान की चेस्ट का वो हिस्सा है जहां हमें कंप्रेशन देना है। तो इसके बीचों बीच, चेस्ट के बीचों बीच, ठीक है। और ये जितनी मोटाई है 1 से 1.5 इंच, ये 1.5 इंच है। ठीक, ये ट्रेनिंग के लिए होता है। अगर आप इस पर एक सप्ताह में कम से कम 5 मिनट ट्रेनिंग करते हैं, तब आप सोच सकते हैं कि किसी की जिंदगी बचाने के आप लायक हैं। हो सकता है कि आप बचा सकें, क्योंकि जब हम इस पे कंप्रेशन देते हैं एक्चुअल चेस्ट पर, देखो, जब हम एक्चुअल चेस्ट पर कंप्रेशन देते हैं तो अंदर हवा भरती है, हवा भरते भरते धीरे धीरे करके अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, कंप्रेशन देना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये करनी कैसे है, एक तो इसकी स्पीड का ध्यान रखना है। एक जगह हमने सिलेक्ट कर ली, अब इसकी स्पीड का ध्यान रखना है, और दूसरा ध्यान रखना है कितनी डेप्थ में, कितनी गहराई से इसको करना है। अगर बड़े लोग हैं तो 1.5 इंच, अगर बच्चे हैं तो 1 इंच। ठीक है, करके दिखाओ। और 1 मिनट में 100 से 120 बार लगातार, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस स्पीड से करना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बीच में ये कंप्रेशन रोक के मुंह से सांस नहीं देना, क्योंकि जितना वो कार्डियक हार्ट को वो बढ़ाया हमने उसका, वो रुक जाएगा वापस। इसलिए पूरा सीपीआर नहीं देना है, खाली कंप्रेशन देना है। अब डिफरेंस समझेंगे कि हार्ट फेल और हार्ट अटैक में डिफरेंस क्या होता है। एक में तुरंत मौत हो गई और एक में व्यक्ति जिंदा है और वो खुद से भी हॉस्पिटल जा सकता है। कई लोगों को गाड़ी चलाते हुए, कुछ काम करते हुए हार्ट अटैक हो जाता है, वो खुद से हॉस्पिटल पहुंच जाता है ना। सैर कर रहे हैं, एंजाइना भी हो सकता है। एंजाइना एक टेम्परेरी थोड़ी छोटी पेन जो रहती है कि एक्सर्शन करेंगे तो हार्ट में पेन होगा, उसको एंजाइना कहते हैं। अब एक एग्जांपल से इसका डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। इस कमरे में बिजली से चलने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? एसी, लाइट, स्पीकर, प्रोजेक्टर, स्क्रीन, ये क्या कहते हैं, क्या होता है? और तुमने भाई, तुम्हारे पीछे कंप्यूटर, कंप्यूटर है ना। तो ये सारी चीजें किससे चल रही हैं? बिजली से, बिजली से चल रही हैं। अब मान लीजिए इसमें अलग अलग फ्यूज लगे हुए हैं, कहीं एक जगह का फ्यूज उड़ गया, ठीक है, कहीं एक जगह का फ्यूज उड़ गया, या जितने पूरे हॉस्पिटल में जो बिजली की सप्लाई आ रही है उनमें से किसी कुछ कमरों का एक फ्यूज उड़ गया या पीछे किसी तार में खराबी आ गई, ठीक, तो केवल उस जगह की, उस कमरे की, या जिसको वो सप्लाई जा रही थी, केवल वहीं की ही चीजें चलनी बंद हो जाएगी, सारे उपकरण चलने बंद हो जाएंगे जो कि बिजली से चलने वाले होते हैं। ठीक है ना।
यानी बीच पीछे से बिजली आ रही है लेकिन बीच में कहीं रुकावट हो गई। समझ में आ गई? ये होती है ब्लॉकेज। हार्ट अपना काम कर रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक, खून का दौरा चल रहा है, वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन बीच में कहीं ब्लॉकेज आ गई, हार्ट को खून की जो सप्लाई थी, ब्लड की सप्लाई थी, वो जानी बंद हो गई। हार्ट की 3 दीवारें होती हैं, ऐसे आपके हाथ के जितना ही होता है आपका हार्ट, ठीक है, इसके 3 दीवारें होती हैं और तीनों को अलग अलग ब्लड सप्लाई होती है। जिस हिस्से को खून की सप्लाई जानी बंद हो गई, उतना हिस्सा काम करना बंद कर देगा, उतना हिस्सा जो काम करना बंद कर गया, लेकिन बाकी का हार्ट चल रहा है, जैसे यहां पर भी ऐसे ही हो, है ना। मान लीजिए इस कमरे की लाइट चली गई, पीछे से तो ब्लड सप्लाई आ रही है, हाँ जी, पीछे से तो सप्लाई आ रही है ना, बीच में रुकावट आ गई, बिल्कुल यही है हार्ट अटैक, बिल्कुल यही हार्ट अटैक है। अब दूसरी बात आ गई हार्ट फेल की। हार्ट फेल में क्या होता है? ट्रांसफार्मर उड़ गया, एकदम सब बंद, खत्म, कुछ नहीं कर सकते आप, सब सब बंद ही रहेगा जब तक वो ट्रांसफार्मर वापस चालू नहीं करेंगे। तो जनरेटर चलाते हैं ना, चलाते हैं कि नहीं चलाते जनरेटर? तो ये जो कंप्रेशन है ये वही जनरेटर ही है, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये फर्क है हार्ट फेल में और हार्ट अटैक में। अगर व्यक्ति जिंदा है तो जनरेटर नहीं चलाना, जहां रिपेयर की जरूरत है वहां रिपेयर कीजिए, वो ब्लॉकेज दूर करेंगे तो लाइट आ जाएगी, सही हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति मर गया, इसका मतलब पीछे से सप्लाई बंद होगी, सब कुछ खत्म, तब जनरेटर चलाने की जरूरत है, तब उसको कार्डियक कंप्रेशन दीजिए आप, ठीक है। तो इन दोनों बातों को आज हमने सुना, लेकिन इसको बार बार आप सुनेंगे, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी इमरजेंसी की कंडीशन में आपको ये चीज याद रहेगी। अगर हार्ट अटैक आ गया है उस कंडीशन में क्या करना, पहला तो हमने सीख लिया कि व्यक्ति मर गया तब क्या करना, उसको जिंदा कैसे कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन आ गई हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं चल रही है, तो हमें केवल उस ब्लॉकेज को खोलना है कि खून का दौरा चलना शुरू हो जाए। उसके लिए सबसे आसान रास्ता है तुरंत से अदरक बहुत सारा या लाल मिर्च ये चबाना शुरू कर दीजिए, जो कि कहीं पे भी मिल जाती है आराम से। उसको जैसे ही आप चबाएंगे तो नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन बढ़ेगी हमारे शरीर में, वो बढ़ेगी, वो हमारी जो खून की नसें हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको वो रिलैक्स करती हैं, उनको वो थोड़ा सा चौड़ा कर देती हैं, तो खून को जाने का रास्ता मिल जाएगा, हार्ट अटैक वहीं का वहीं रुक सकता है। ये एक चीज। इसके अलावा माथे पे ठंडी पट्टी रख लीजिए, ये तो अपने अभी हमने सुन ही लिया, ठीक है। ये रहे वो स्टेप्स जो हमें करने हैं अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, अगर हमें खुद भी आ गया तो भी हम कर सकते हैं। जो पहली वाली कंडीशन है उसके लिए अपने साथी को सिखा के रखो, खुद तो नहीं कर सकेंगे, खुद तो मर गए हम, तो वही जीवन साथी काम आएंगे। अगर तो उसने बचा लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप खुद समझदार है ना। तो अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो सबसे पहला है उसको इस हार्ट से पोजीशन में बैठाना है, इस पोजीशन में, इसको कहते हैं हार्ट सेफ पोजीशन। थोड़ा सा उधर बैठो, इधर वालों को दिख नहीं रहा, हार्ट सेफ पोजीशन बिल्कुल ऐसे, ठीक है, इस तरह से बैठ जाएंगे। और दूसरा स्टेप है तुरंत से अदरक या लाल मिर्च उसको खाने के लिए दे देंगे, ठीक। तीसरा स्टेप, ये 1 मिनट के अंदर अंदर दोनों चीजें कर देनी है, ऐसे बिठा देना है और अदरक दे देना कि खाना शुरू कर दो। तीसरा स्टेप हमें क्या करना है, थैंक यू गौरव, तीसरा स्टेप हमें ये करना है लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, जो घुटने तक बाल्टी में गर्म पानी डाल के 42 डिग्री तक वो पानी हो सकता है, 40 से 42 डिग्री तक, 45 तक भी पैर सहन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें तुरंत से पैर डाल दीजिए, उससे भी वही काम होता है, ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं और खून का दौरा अच्छे से चलने लगता है, ठीक है जी। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की सप्लाई जो है मसल्स को अच्छी से जाने लगती है। हार्ट भी एक मसल्स का ही बना हुआ हिस्सा है हमारे शरीर का, ठीक। अगर आपके पास टब है और भी अच्छी बात है, टब में बैठ जाएंगे तो और भी ज्यादा लाभ होगा।
बाल्टी का पानी छेती गर्म हो जाना, टब वाला टाइम लगना, उधरों तक बंदा गड्डी चढ़ जूगा। डुबना नहीं गा ना, गोडियां तक ही रखना। हाँ अगली अगली slide। नहीं अगली भी करना, वो लोअर लेग वाली निकालना जरा एक बारी। आइए ये ऐसे इदा, हाँ हाँ जी हाँ जी। चलो वापिस चल दो भाई, पिछली स्लाइड पे आ जाओ। ठीक है जी, हार्ट अटैक और हार्ट फेल दोनों का अंतर समझ में आ गया सबको? जिसको नहीं आया वो हाथ खड़ा करे, मैं नहीं पूछूंगी कुछ प्रश्न। उसके बाद तो मेडिकल हेल्प चाहिए आपको, लेकिन तब तक जो हम कुछ भी नहीं करते हैं तब तक वो करना है। अगर वो पेशेंट रिवाइव हो जाते हैं तो वो उठ के बैठ जाते हैं, वो जिंदा हो जाते हैं। अगर वो जिंदा हो गए और उनको होश आ गया हो गए तो उनको 2 सेकंड ऑयल सुंघा दीजिए, ठीक है। अदरक का जूस निकाल के, अदरक वो चबा नहीं पाएंगे तो अदरक का जूस निकाल के या लाल मिर्च की पेस्ट बना के जीभ के नीचे रख दीजिए, जैसे आप सॉर्बिटेट करते हैं, ठीक है ना, ये कर सकते हैं। इतनी देर में कोई ना कोई हेल्प आ जाती है, ठीक है जी। अब इसके आगे वाली जो कंडीशंस हैं वो जरूरी नहीं है कि कोई इमरजेंसी हो, लेकिन वो कंडीशंस हैं जिनमें हम होलसेल में दवाइयां खाते हैं, सोचते भी नहीं है। अच्छा सिर दुखिया, लाओ गोली दे दो, इतना ही नहीं है, सिर दुखने की संभावना है क्योंकि घर पे गेस्ट आने वाले हैं, इतना काम करना पड़ेगा, है ना। और गेस्ट अगर हमें पसंद नहीं है तो फिर तो पक्का ही सिर दर्द होएगा, तो उसकी एंटीसिपेटरी हेडेक की भी हम गोली खा लेते हैं। कौन सी गोली खाते हैं ईशान? घर पे अगर आपको बुखार होता है तो बुखार की जगह दवाई नहीं लेनी है तो क्या करना है? डायबिटीज शुगर लेवल आपका बढ़ गया तो कुछ ही मिनट के अंदर शुगर को कैसे कम करना है? इंसुलिन ले रहे हैं, इंसुलिन को बंद कैसे करना है? टैबलेट ले रहे हैं, उसको बंद कैसे करना है? वो सारा कुछ अगले 15 मिनट के अंदर ही समझ लेंगे अभी। तो शुरू करते हैं पहले सिर दर्द से। अगर सिर में दर्द हो तो इसके लिए क्या करना है, ये सारा कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पे। अनुलोम विलोम है, चंदन एलोवेरा का लेप लगा सकते हैं, सूंघने का तेल है, अदरक का काढ़ा है, और ये जो आप LI4 पॉइंट है इसको प्रेस करके सिर दर्द को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये वाला स्लाइड लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को सर में दर्द हो तो केवल 2 सेकंड के अंदर में सर के दर्द कैसे गायब कर सकते हैं वो अभी हम लाइव देखेंगे। किसी को सिर में दर्द है, अगर किसी को सिर में दर्द है तो सिर्फ इनहेल करना है, सूंघना है, सिर्फ सूंघने मात्र से ही सिर दर्द केवल 2 सेकंड के अंदर गायब हो जाएगा। वो बड़ा वाला कहाँ है? इनको सुनाओ। हाँ आपको भी दे, नहीं वो नहीं है, वो सिर दर्द का नहीं। ये देखिए ये है 2 सेकंड ऑयल, इनहेल करना, एक नाक को बंद करके और दूसरे से सूंघना है। अभी तुरंत ही आराम मिलेगा। तो ये सिर में अगर दर्द हो तो केवल सिर्फ सूंघना ही है और कुछ नहीं करना है। किसी के सिर में दर्द है और कोई ट्राई करना चाहेंगे कर सकते हैं, उनको सुंघा के दिखाओ। तो अगर सिर में बहुत ज्यादा दर्द है तो इसको इनहेल करना है, तुरंत ही आराम मिल जाएगा। या फिर अगर कोई बेहोश हो गया है, तो इसको इनहेल कराना है, सुंघाना है, तुरंत ही वो होश में आ जाएगा। अगर कोई ड्रिंक करके सोया हुआ है, अगर किसी ने ड्रिंक कर ली है, नशे में लेटा हुआ है, उसको सुंघा दो तुरंत उठ के भगेगा। तो ये बहुत काम की चीज है, घर में होना चाहिए सबके। ये देखिए ये अदरक का काढ़ा आप बना सकते हैं, अदरक का काढ़ा भी ले सकते हैं। LI4 पॉइंट है जो कि ये हाथों के यहाँ पे होता है। इसको क्लॉकवाइज 15 सेकेंड और एंटी क्लॉकवाइज 15 सेकेंड प्रेस करना है। हाँ बता देता हूँ। कोई भी काढ़ा अगर बनाना हो तो 200 ml पानी लेना है। एक बार सुन लीजिए, कोई काढ़ा अगर बनाना हो तो 200 ml पानी लेना है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स जो आप मिलाने वाले हैं काढ़ा में, सभी में से 1 चम्मच का चौथाई भाग लेना है, ठीक है। मान के चलिए 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं तो सभी में से 1 चम्मच का चौथाई भाग 200 ml गर्म पानी में उसको उबालेंगे।
उसको इतना उबालना है कि वो 50 ml हो जाए। जब 50 ml हो जाए तो उसको छान के सिप सिप करके पीना है। वो खाने के पहले भी हो सकता है, खाने के बाद भी हो सकता है, काढ़ा पे डिपेंड करता है कि आप काढ़ा किस चीज के लिए ले रहे हैं। ये आपने सिर दर्द का समझ लिया, अदरक का काढ़ा देख लिया, चंदन एलोवेरा का लेप लगा सकते हैं, लेकिन सिर दर्द ये होता क्यों है, इसके कॉज भी होगा। तो अगर कॉज को आपने खत्म कर लिया तो सिर दर्द होगा ही नहीं। क्या कॉज हो सकता है इसका सिर दर्द का? स्ट्रेस हो सकता है, बीपी हाई हो गया है, पेट साफ नहीं हो रहा है ना, यही हो सकता है। तो अगर पेट साफ नहीं हो रहा तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपने 2 सेकंड ऑयल से तो सिर दर्द गायब कर लिया, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए सिर दर्द गायब रहेगा। आपका पेट साफ ना होने की वजह से सिर दर्द हो रहा है, तो आपको पेट को साफ करना पड़ेगा। अब पेट साफ करने के लिए क्या करते हैं, रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुने पानी में 4 चम्मच आपको कैस्टर ऑयल लेना है, और वो मिला के रात को सोने से पहले पी लेना है, तो पेट साफ हो जाएगा। एक तो कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, और दूसरा है आप त्रिफला पाउडर भी ले सकते हैं। काढ़ा बनाने का जो मैंने प्रोसेस बताया एज इट इज वैसी त्रिफला को भी आपको बनाना है काढ़े की तरह, और वो पी लेंगे तो उससे भी पेट साफ हो जाएगा। ये ऑफ कैसे हो गया? तो हाँ जी, हाँ जी, त्रिफला, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, तीनों में से बराबर मात्रा में लेना है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक तो ये हो गया, पेट को साफ कीजिए। त्रिफला से पेट साफ हो गया, कैस्टर ऑयल आपने ले लिया, पेट साफ हो गया। लेकिन वो चलो आपने, हाँ जी, दो 1 कप 100 ग्राम पानी उसमें चाहिए, ठीक है। तो इससे आपने पेट साफ कर लिया, लेकिन वो तो आपको अभी पेट साफ नहीं हुआ, उसके लिए लिया आपने पेट, आपका उससे पेट साफ हो गया त्रिफला से या कैस्टर ऑयल से, लेकिन दोबारा आपको कब्ज हो ही ना, उसके लिए क्या करना है कि लाइफ में दोबारा कब्ज हो ही ना, उसके लिए आपको फॉलो करना है डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट जो यहाँ पे आप डाइट ले रहे हैं वो डीआईपी डाइट ही है, जिसमें फ्रूट्स है, वेजिटेबल है ना, जो सैलेड खाते हैं, तो वही डीआईपी डाइट है। उस डाइट पे रहेंगे तो कुछ ही टाइम के बाद आपका पेट जो है वो साफ होना, अगर पेट साफ नहीं हो रहा तो पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको इन फ्यूचर दिक्कत नहीं आएगी कभी पेट से रिलेटेड। तो ये है कि आपने पेट साफ कर लिया, फिर सिर में दर्द नहीं होगा। अगर बीपी की वजह से सिर दर्द हो रहा है तो बीपी को कम करना है, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि बीपी कम कैसे करेंगे। स्लाइड कहाँ है? देखिए, अगर बीपी ज्यादा हो गया है तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करते हैं। जो यहाँ पे कितने लोगों का होता है लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन? एक बकेट होता है, बड़ा सा बकेट, ठीक है, उसमें पानी का टेम्परेचर 42 से 45 डिग्री रखना है, उसमें पैड डुबोना है, ठीक है, आधे घंटे के लिए पैड डुबो कर रखना है। उसमें आपका बीपी जो है 20% तक आधे घंटे के अंदर कम हो जाता है। हाँ जी, 42 से 45 डिग्री पानी का टेम्परेचर रहेगा, और आधे घंटे तक मैनेज करके रखना है 45 डिग्री। तो उसमें आप पैड डुबोकर बैठते हैं तो आधे घंटे के अंदर 20% तक कम हो जाएगा। तो वो बीपी को कम करने के लिए है। फीवर का समझते हैं। बीपी का आपने देख लिया, फीवर का देखते हैं जब तक स्लाइड ऑन होगा। अगर किसी को फीवर होता है तो फीवर के लिए क्या करते हैं आप लोग? टैबलेट, पैरासीटामोल ले लेते हैं। देखिए, पैरासीटामोल के बारे में आप गूगल पे पढ़िएगा। अब गूगल पे सिर्फ इतना लिखिएगा कि दुनिया की सबसे खतरनाक मेडिसिन कौन सी है, वो आएगा पैरासीटामोल। इतनी सारी खतरनाक मेडिसिन में से एक मेडिसिन है पैरासीटामोल, जो सबसे खतरनाक है। और ये लोग डेली ले लेते हैं लगभग। किसी को सिर में दर्द है तब भी ले लिया, फीवर हुआ तब भी ले लिया। और यही है जो सिर्फ एक टैबलेट किडनी या लीवर को फेल कर सकता है, केवल एक टैबलेट। तो इससे बचना चाहिए, पैरासीटामोल नहीं लेना चाहिए। अगर पैरासीटामोल ना ले तो क्या करें, अगर फीवर हो गया तो उसके लिए क्या करना है। और पैरासीटामोल से 100 गुना फास्ट काम करेगा, जो केवल 2 घंटे के अंदर आप अपने फीवर को ठीक कर सकते हैं, बिना किसी दवाई के और बिना किसी डाइट के भी। कुछ नहीं करना होता है। वो 3 स्टेप है जिसे हीट प्रोटोकॉल बोलते हैं। हीट प्रोटोकॉल अभी समझ लेते हैं। जैसे मैंने अभी एक बकेट का एग्जांपल दिया था, एक बड़ा सा बकेट रहेगा, उसमें पानी का टेम्परेचर सेम रहेगा 42 से 45 डिग्री। पैड डुबोना है और उस पानी में 1 से 2 चम्मच लेवेंडर ऑयल डालना है। लेवेंडर ऑयल डाल के, जो आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा, लेवेंडर ऑयल डाल दिया और आधे घंटे तक पानी का टेम्परेचर मैनेज करना है। पानी का जो लेवल है वो घुटनों तक रहेगा। बड़ा सा बकेट लेना है जिससे पानी का लेवल घुटनों तक आ जाए। आधा घंटा तक उसी में पैड डुबोकर बैठना है, और उसी में आपको 500 ml गर्म पानी पीना है, जिसमें
एक नींबू निचोड़ना है। आपने 500 ml गर्म पानी लेना है, गर्म पानी पहले कर लिया, उसके बाद उसमें एक नींबू निचोड़ दिया, उसके बाद पैर आपका बकेट में ही रहेगा, उसी के साथ साथ आपको 500 ml गरम गरम पानी पीना है, जितना गर्म आप पी सकते हैं। जैसे चाय पीते हैं सिप सिप करके, ये किडनी पेशेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल है, ये डेली नहीं लेना, डेली नहीं लेना है, केवल एक बार लेना है। तो किडनी पेशेंट भी ये ले सकते हैं। आपने पानी पी लिया, 500 ग्राम आपने पानी पी लिया, उसके बाद थर्ड स्टेप है, आपने पहला स्टेप में बकेट में पैर रखा, दूसरा स्टेप में 500 ग्राम आपने पानी पी लिया, नींबू निचोड़ा हुआ है उसमें एक, और थर्ड स्टेप में जलनेती करना है। जलनेती की वीडियो आप देखिएगा, एक तरफ से पानी नाक से डालते हैं, एक मग आता है उसका, वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे भी स्लाइड ओपन नहीं हो रहा। तो एक तरफ से पानी इन करना है और दूसरे तरफ से आपको खुद ही वो पानी गिर जाएगा। मुंह से सांस लेना है, इस तरफ से जब टेढ़ा करेंगे ना जग को, तो इधर से पानी इन होगा और इधर से आउट हो जाएगा अपने आप। तो ये तीनों स्टेप जैसे ही आप करेंगे तो थोड़ी देर के लिए ये सारा प्रोसेस आपका आधा घंटा से 45 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब आप टेम्परेचर देखेंगे, मान के चलिए आपका टेम्परेचर उसमें जाने से पहले 101 है, तो वो प्रोटोकॉल खत्म होने के बाद हो सकता है आपका टेम्परेचर 102 हो जाए, तुरंत आप चेक करते हैं तो। लेकिन उसके आधे घंटे से 45 मिनट बाद जब आप दोबारा देखेंगे तो आपका फीवर डाउन हो जाएगा, और जब फीवर डाउन हो गया तो फिर उसमें खास बात यह है कि एक बार फीवर डाउन हो जाएगा तो फिर अप नहीं होगा, एक बार फीवर डाउन हुआ तो अप नहीं होगा। लेकिन एक मिनट, इसमें कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो पहले से ही दवाई ले रखा होता है, पैरासीटामोल या फीवर की कोई टैबलेट उन्होंने ले लिया, तब उन्होंने किया, तो एक बार में डाउन नहीं होगा, एक बार में डाउन नहीं होगा, उसके लिए फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। एक बार में डाउन नहीं हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी आपने टैबलेट ले ली है। बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि जब भी आपके बॉडी में वायरस बैक्टीरिया इन होता है तो बॉडी खुद को हीट करती है, गर्म करती है ना। किसी भी तरह का वायरस गया बॉडी के अंदर तो बॉडी वो हीट होता है, जब आप टेम्परेचर देखते हैं टेम्परेचर मीटर से, थर्मामीटर से, तो टेम्परेचर हाई रहता है। वो बॉडी इसलिए हाई करता है ताकि जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो उस टेम्परेचर में कोई भी वायरस बैक्टीरिया अंदर नहीं रह पाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसी टेम्परेचर हाई हुआ हमने टैबलेट ले ली, अब बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, अब वो जो वायरस था बॉडी में वो फैलना शुरू कर देगा, है ना। दवाई ले ली आपने, टेम्परेचर कम कर दिया, तो जो बॉडी में वायरस बैक्टीरिया वो और फैलेगा पूरे बॉडी के अंदर। फिर से आपने 4 घंटे बाद आपने दवाई ली, फीवर कम हो गया, लेकिन 4 घंटे बाद फिर से दोबारा फीवर आ जाता है, होता है ना ऐसा। फिर आपको दोबारा दवाई लेनी पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ा, फिर दोबारा से बॉडी ने टेम्परेचर को बढ़ाया ताकि वायरस जो है बॉडी के अंदर वो मर जाए, लेकिन आपने फिर से दवाई ले ली। ऐसे करते हैं 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक दवाई ही लेते रहते हैं, अपनी बॉडी को ठंडा करते रहते हैं और वायरस अंदर फैलता रहता है। तो ये फीवर खत्म होने में आपको 1 सप्ताह तक कई बार लग जाता है, 10 दिन लग जाता है, लेकिन फीवर खत्म होने के बाद बॉडी में और सारी दिक्कतें आने लग जाती है, कब्ज होने लग जाता है, वीकनेस आने लग जाती है, महीनों तक आप परेशान रहते हैं, ऐसा ही होता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो है हीट प्रोटोकॉल, जो मैंने अभी 3 स्टेप में बता दिया। ये तीनों स्टेप करते हैं तो आपका फीवर 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, फिर आपको दोबारा फीवर होगा नहीं। लेकिन अगर पहले से दवाई ले ली है तो उसको दोबारा भी करना है, दोबारा में अगर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तो 3 बार कर लीजिए, एक ही दिन तो करना है, एक दिन में फीवर कम हो जाएगा, है ना। आपका सवाल क्या था? टाइफाइड जो है बेसिकली उसमें भी फीवर आपका डाउन हो जाएगा, लेकिन वो लीवर की वजह से दिक्कत आती है, तो इसके साथ आपको डाइट भी लेना है, जो DIP डाइट हम यहाँ पे पेशेंट को देते हैं ना, तो डाइट भी इंक्लूड करना है। अगर देखिए जो टाइफाइड है ना, टाइफाइड में क्या होता है कि आपको टाइफाइड हुआ, आपने दवाई ली और वो ठीक होने में 15 दिन, 20 दिन, महीनों लग जाता है ना। वो ठीक हुआ, फिर आपने जो आपका जैसा दिनचर्या था, रोटी दाल चावल खाने लग गए, फिर से 2-3 महीने बाद फिर से हो जाता है, ऐसा होता है, बार बार होता रहता है टाइफाइड। तो उसका मेन कॉज रहता है कि आपका लीवर ठीक नहीं है। अगर आपने ये DIP डाइट शुरू करा ना, एक बार आपका टाइफाइड ठीक हो गया तो जिंदगी में दोबारा नहीं होगा। ये DIP डाइट आपको फॉलो जिस दिन से आपने शुरू कर दिया, आपको लीवर की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और लीवर की दिक्कत नहीं आएगी तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, टाइफाइड नहीं होगा, जॉन्डिस नहीं होगा। ये देखिए, ये जलनेती की इसी तरीके से जलनेती करना है। ये बुखार के तीनों स्टेप है, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, लेवेंडर ऑयल के साथ तेज गर्म पानी, 500 ml नींबू के साथ, और 200 ml पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाना है और जलनेती करना है।
हाँ, हाई फीवर में भी काम करेगा। 102 है, 103 है, 104 है, तब भी काम करेगा ये। और हालांकि 100 नहीं नहीं, नींबू का पानी नाक में नहीं डालना, वो पीना है। गर्म पानी है ये, गर्म पानी है ये। इसका टेम्परेचर 40 डिग्री रहेगा। जो जल नीति कर रहे हैं ना, पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री इसका रहेगा, और इसका लगभग 80 डिग्री तक। बहुत गर्म पानी होना चाहिए। जो ये पानी पियेंगे ना, ये बहुत गर्म पानी होना चाहिए। जैसे चाय पीते हैं फूक फूक कर, वैसे गर्म पानी पीना है। अब इससे फीवर कम कैसे होता है? आपका बॉडी ने टेम्परेचर को बढ़ाया वायरस बैक्टीरिया को मारने के लिए। 101 बॉडी का टेम्परेचर है। हमने क्या किया, यहाँ पे पैर को पानी में डाल दिया, गर्म पानी में 42-45 डिग्री में गर्म पानी हमने पी लिया, और जलनेती भी गर्म पानी से किया। तो बॉडी हमारी जो है वो ऑलरेडी हीट खुद को कर रही है, और हमने हीट ऊपर से और दे दिया। तो जो बॉडी में वायरस बैक्टीरिया है वो तुरंत ही खत्म हो जाता है, तुरंत मर जाता है, और फिर आपका फीवर बहुत जल्दी डाउन भी हो जाता है, और आप स्वस्थ हो जाते हैं। 2 घंटे के बाद करने हैं। दोबारा अगर करना हो तो 2 घंटे के बाद करना है। इसमें फायदा ये है कि फीवर कम हो जाएगा, तो बॉडी में जो दिक्कतें आती है फीवर के बाद, कमजोरी फील होती है, वो दिक्कत नहीं आएगी आपको। हाँ जी, हाँ जी, डेंगू में भी ले सकते हैं। फीवर में किसी भी तरह का फीवर है उसमें ले सकते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि टाइफाइड है, तो टाइफाइड के लिए डाइट लेना पड़ेगा। डेंगू है तो डेंगू के लिए कुछ तरह के काढ़ा होता है, जूस होता है, वो साथ साथ लेना है, तो उसे प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे। हाँ जी, लेवेंडर ऑयल 1 से 2 चम्मच।